हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को घातांक के सवाल कराए थे और आज मैं आप लोगों को करनी के बारे में बताऊंगा कि करनी क्या है, यानी कि सर हिंदी में करनी और अंग्रेजी में सर्स इसको कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि करनी होती क्या है। ठीक, करनी क्या है? करनी क्या है? ठीक, तो देखिए करनी क्या है कि किसी संख्या के मूल को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी संख्या के मूल को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे करनी कहते हैं। करनी कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी संख्या के मूल को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे करनी कहते हैं। इसे सांकेतिक रूप में करनी की घात n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहां n क्या होता है? जहां n करनी की घात होती है, जहां n करनी की घात होती है, ठीक है। और यही करनी की घात हमको क्या बताती है? यही करनी की जो घात है वो हमें बताती है कि संख्या का कौन सा मूल है, यानी कि संख्या का कौन सा मूल ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे अगर कोई संख्या x है, ये हमने लिख दी। अब यहाँ पर करनी का चिन्ह लगा दिया, तो ये अगर करनी का चिन्ह केवल ऐसे लगा दिया तो यहाँ पर जो है 2 हिडन रहता है, यानी कि 2 छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब है ये वर्गमूल को बताती है। संख्या के किसको बताती है? कि संख्या के वर्गमूल को बताती है, क्योंकि यहाँ पर 2 छिपा रहता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करनी का चिन्ह x लिख के और यहाँ पर करनी की घात 2 लगा दें। ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये 2 जो है छिपा रहता है, हम सीधे √x लिख देते हैं। कोई भी संख्या लिख के वो अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं। तो करनी का जो ये चिन्ह है जो हमें बताता है किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में, संख्या के वर्गमूल के बारे में बताता है। यानी कि करनी की जो घात होती है वो हमें संख्या के मूल के बारे में बताती है। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब करनी की घात कितनी है? 2 है। और जब यहाँ पर करनी की घात 2 है तो इसका मतलब ये बताती है संख्या के वर्गमूल के बारे में, ठीक है। अगर इसी तरह से करनी की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर संख्या x लिख दिया है, तो ये जो है संख्या के घनमूल के बारे में बताती है, यानी कि यह संख्या के घनमूल को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर करनी की घात 4 लगा दें तो ये जो है संख्या के चौथे मूल को प्रदर्शित करती है। संख्या के चौथे मूल को प्रदर्शित करती है। ये बताती है कि संख्या के चौथे मूल को ज्ञात करो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर संख्या करनी की घात 5 लगा दें तो यह संख्या के पंचम मूल को प्रदर्शित करती है, या ये बताती है कि संख्या के 5वें मूल को ज्ञात करना है। अगर ये चिन्ह है तो घनमूल को ज्ञात करना है, ये चिन्ह है तो वर्गमूल को ज्ञात करना है, ये चिन्ह है तो संख्या के चौथे मूल को ज्ञात करना है, ये चिन्ह है तो संख्या के 5वें मूल को ज्ञात करना है। और अगर इसी तरीके से यहाँ पर करनी की घात n लगा दें तो ये प्रदर्शित करती है कि संख्या के nवें मूल को ज्ञात करना है। संख्या के nवें मूल को प्रदर्शित करती है, यह nवें मूल को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो करनी का जो चिन्ह होता है
वो करनी की घात n होता है, और घात जो n होती है वो हमें ये बताती है कि संख्या का कौन सा मूल है। वर्गमूल अगर घात 2 है तो वर्गमूल, घात 3 है तो घनमूल, घात 4 है तो चौथा मूल, घात 5 है तो पांचवा मूल, और घात n है तो nवा मूल के बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो चूंकि करनी का जो चिन्ह होता है वो संख्या के विभिन्न मूलों के बारे में बताता है, इसका मतलब ये हुआ कि करनी जो होती है वो विभिन्न रूप होते हैं, यानी करनी के विभिन्न रूप होते हैं, क्योंकि करनी जो है संख्या के विभिन्न मूलों के बारे में बताती है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि करनी के विभिन्न रूप होते हैं, करनी के विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो करनी पे जैसा चिन्ह लगा होता है, यानी कि करनी की घात जैसी लगी होती है, संख्या का वैसा ही मूल प्रदर्शित होता है। और करनी की घात कोई भी हो सकती है, इसका मतलब उसका कोई भी मूल हो सकता है, अर्थात उस करनी का कोई भी रूप हो सकता है। अतः करनी के विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, अब यह देख लेते हैं कि करनी के विभिन्न रूपों को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, करनी के विभिन्न रूपों को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे अगर करनी का कोई संख्या x है और इस पर यहाँ पर केवल x है, तो इसको हम तो इस तरीके से, ये तो वर्गमूल का चिन्ह हो गया क्योंकि यहाँ दो छुपा हुआ रहता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 लगा के भी लिख सकते हैं, करनी की घात 2 और x। ठीक है, तो इसे हम और किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर x की घात 1 लिख लेते हैं, तो अगर इस चिन्ह को हम हटा देते हैं तो ये जो करनी की घात होती है वो इस संख्या की घात के अपॉन में आ जाती है, यानी कि x की पावर 1/2, यानी करनी की जो घात होती है वो संख्या की घात के अपॉन में आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये बराबर ये। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर घात 3, करनी की घात 3 है और ये संख्या x है, इस पर घात 1 है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन करनी की घात 3। संख्या यानी कि संख्या की पावर 1 अपॉन करनी की घात 3 अपॉन में लिखेंगे। ठीक, इसी जगह अगर 4 ले लें और x ले, तो इसकी घात यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 1/4 लिख देंगे। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर n ले लें और x ले लें, तो x की पावर 1 ले लेंगे, और इसको जब हटा के लिखेंगे तो x की पावर 1/n लिख लेंगे। या इसको इस तरीके से हो, करनी की घात n और x की पावर m हो, तो हम किस प्रकार लिखेंगे कि x की पावर जितनी होगी m और अपॉन में क्या लिखेंगे, करनी की घात n लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेन चीज ये आ गई कि कभी भी करनी की घात n लिखकर और जो संख्या अंदर होगी उसे हम इस तरीके से लिख देंगे, संख्या की पावर m, यानी जितनी भी संख्या की पावर होगी उसके अपॉन में करनी की घात लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये आपस में दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो इस प्रकार जो है हमने अभी तक जाना कि करनी क्या होती है और करनी के विभिन्न रूप क्या होते हैं, और उनके रूपों को हम घात में, संख्या की घात में किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब कभी ये भी आ जाता है कि करनी के कितने प्रकार होते हैं, यानी करनी के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की करनी होती है। तो देखिए, करनी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? अब देखिए करनी के प्रकार। करनी के प्रकार, ठीक है, करनी के कितने प्रकार की होती है? करनी 2 प्रकार की होती है। पहले समान करणीय, समान करनी या सजातीय करनी, सजातीय करनी, और दूसरी असमान करनी या विजातीय करनी, विजातीय करनी। ठीक है,
अब इसमें समान करणियाँ कौन सी होंगी और असमान करणियाँ कौन सी होंगी, सजातीय करणियाँ कौन सी होंगी या विजातीय करणियाँ कौन सी होंगी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसे बताया था कि करनी दो प्रकार की होती हैं, एक समान यानी कि सजातीय करनी और एक असमान यानी कि विजातीय करनी। तो पहले नंबर पे हम लेंगे सजातीय करनी। ठीक है, पहले नंबर पे हम क्या ले लेंगे, समान या सजातीय करनियाँ, सजातीय करनियाँ यानी कि कौन कौन सी ऐसी करणियाँ होती हैं जो आपस में समान होती हैं या सजातीय होती हैं। देखिए, इसके लिए दो शर्तें हैं, यानी कि समान या सजातीय करनी होने के लिए, सजातीय समान या सजातीय होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली, ऐसी करणियाँ जिनकी करनी घात समान हो, करनी की घात समान हो। पहली शर्त हो गई। पहली शर्त क्या है कि ऐसी करणियाँ जिनकी करनी की घातें समान हो, और दूसरी ऐसी करणियाँ, पहली ऐसी करणियाँ जिनकी करनी की घात समान हो और दूसरी तथा उनकी करणीगत संख्या समान हो, करणीगत संख्या समान हो। तो जितनी भी संख्याएं हमको दे रखी होंगी, अगर उनकी करनी की घात बराबर है सबकी और उनकी करणीगत संख्या समान है सबकी, तो वे सभी संख्याएं जो होती हैं वो सजातीय करणियाँ कहलाएंगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर 4 करनी की घात 3x ले लें, 4 इंटू करनी की घात 3x ले लें, और फिर यहाँ पर ले लें 5 इंटू करनी की घात 3 फिर x ले लें, और यहाँ पर ले लें 6 इंटू करनी की घात 3x ले लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जितनी भी करनी की घातें हैं सब बराबर हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। और इनकी करणीगत संख्या कौन सी, करणीगत संख्या कौन किसे कहते हैं, करणीगत संख्या वो होती है जो अंदर संख्या रखी होती है, करनी के चिन्ह के अंदर जो संख्या रखी होती है उसे करणीगत संख्या कहते हैं। तो करणीगत संख्या भी बराबर है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तीनों करणियों में घात भी समान है और करणीगत संख्या भी समान है, बस इनके गुणांक अलग अलग हैं। लेकिन गुणांक अगर अलग अलग हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस घात देखनी है और करणीगत संख्या देखनी है। अगर ये दोनों समान हैं सभी करणियों की, तो सभी करणियाँ जो होती हैं वो सजातीय करणियाँ होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पे असमान और विजातीय करणियाँ, असमान और या विजातीय करणियाँ। असमान और विजातीय करणियाँ किसे कहते हैं, असमान और विजातीय करणियाँ वो होती हैं जिसमें अगर करनी की घात या करणीगत संख्या दोनों में से कोई भी अलग अलग है तो वो करणियाँ आपस में विजातीय या असमान करणियाँ होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर ले लें, इन्हीं संख्याओं को ले लें, जैसे 4 इंटू करनी की घात 3x ले लें, और यहाँ पर ले लें 5 इंटू करनी की घात 3xy ले लें, और यहाँ पर फिर 6 इंटू करनी की घात 3xyz ले लें। ठीक है, तो ये तीनों जो करणियाँ हैं, ये करनी, ये और ये तीनों करणियाँ कैसी हैं, ये विजातीय या असमान करणियाँ हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि घात तो बराबर है, घात यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। गुणांकों से कोई मतलब नहीं, गुणांक अगर अलग अलग है उससे कोई फर्क नहीं है, बस ये घात चेक करनी है और करणीगत संख्या चेक करनी है। तो हमने देखा यहाँ घात तो बराबर है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन करणीगत संख्या अलग अलग है। यहाँ x है, यहाँ xy है और यहाँ xyz है। तो जब घातें समान हो परंतु करणीगत संख्या अलग अलग हो तब भी वो विजातीय या असमान करणियाँ कहलाएंगी। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगी? असमान या विजातीय करणी, विजातीय करणी। ठीक है, घात समान है परंतु करणीगत संख्या अलग अलग है, इसलिए ये तीनों करणियाँ आपस में कैसी हैं? विजातीय करणियाँ हैं। ठीक, और अगर इनकी जैसे यहाँ पर 5 इंटू करणी की घात 3x, फिर 6 इंटू करणी की घात 4x, 7 इंटू करणी की घात 5x, तो ये भी करणियाँ विजातीय करणियाँ होंगी, ये भी करणियाँ विजातीय करणियाँ होंगी। कैसी होंगी? विजातीय करणियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि घात तो करणीगत संख्या तो बस समान है, करणीगत संख्या तो समान है, लेकिन उनकी घातें करणीगत घात जो करणी की जो घातें हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो करणी की घात अगर अलग अलग है और करणीगत संख्या समान है तब भी विजातीय करणियाँ कहलाएगी, और अगर घातें समान हैं लेकिन करणीगत संख्या अलग अलग है तब भी वो विजातीय करणियाँ कहलाएंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि करणीगत संख्या या करणी की घात दोनों समान होंगी तभी जो है सजातीय करणियाँ कहलाएंगी। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ समान है लेकिन दूसरी असमान है यानी कि अलग अलग है तो वो करणियाँ जो है विजातीय करणियाँ या असमान करणियाँ कहलाएंगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अब तक हमने जो करणी के बारे में जो चर्चा की, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की, वो उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा की, इसका सांकेतिक मान क्या होता है उसके बारे में चर्चा की। ठीक है, तो अब हमने जो भी करणी के बारे में चर्चा की वो पूरी तरह से बेसिक थी। ठीक है, अब हम करणी के सवाल जो एग्जाम में किस तरीके से आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल जो है आज के वीडियो में मैं नहीं कराऊंगा। आज के वीडियो में मैं केवल इतना बताऊंगा कि करणी के जो सवाल आते हैं कभी आरोही क्रम में लिखने को आते हैं, कभी अवरोही क्रम में लिखने को आते हैं, यानी कि जो तुलनात्मक करणियों की जो तुलनात्मक जो रूप से जो सवाल आते हैं, यानी कि कभी पूछ लेंगे संख्याएं दे दी करणी की और हमसे पूछ लिया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या कई करणियों की संख्या दे दी हमसे पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये कैसे पता करेंगे ये आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और पता करते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी कैसे ज्ञात करेंगे और सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं उदाहरण 1, यानी कि इस उदाहरण द्वारा ये समझेंगे कि जो संख्याएं दी हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि अगर संख्याओं को करणी के रूप में दे दिया गया है, करणी के मूल के रूप में दे दिया गया है, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें संख्या कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो करणी की घात है उसको समान कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उसकी करणी की घातों को बराबर कर लेंगे। जब करणी की घातें बराबर होंगी तो उसके बाद जो करणीगत संख्याएं होती हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी। अब इसकी करणी की घातों को बराबर कैसे करेंगे, करणी की घातों को बराबर करने के लिए हम इनकी घातों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर जब कोई भी घात नहीं होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसमें दो घात जो है छिपी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दो घात लिख लेंगे। ठीक, तो घात कौन कौन सी हो गई, एक 3 हो गई और एक 2 हो गई और एक 3 हो गई। तो इन घातों का
क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। इन घातों का लासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जब 6 आ जाएगा तो ये लासा जो 6 आएगा तो यहाँ पर भी 6 करेंगे, यहाँ भी 6 करेंगे और यहाँ भी 6 करेंगे, यानी कि करनी तीनों जगह जो करनी की घात है वो 6 के बराबर करेंगे। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, तो 3 में कितने से गुणा कर दे कि 6 हो जाए, तो इसका मतलब 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 से गुणा करेंगे 3 में, तभी जो है 6 बनेगा यहाँ पर। तो जितने से गुणा करते हैं उतनी घात इस कर्णिगत जो संख्या अंदर लिखी होती है उतनी घात इस संख्या के ऊपर लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए दूसरे पर, इसमें करनी की घात कितनी है, 2 और संख्या 4 है, तो इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से, और जितने से गुणा करते हैं उतनी घात इस संख्या के ऊपर लगाते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार इसको ले लेते हैं, करनी की घात 3 और संख्या 6। अब इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर जितने से गुणा करते हैं उतनी घात संख्या पे लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, करनी की घात यहाँ कितनी होगी, 2 तिया 6 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। यहाँ 3 दूनी करनी की घात 6 और यहाँ 4 की घात 3 जब खोलेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 तिया 6, करनी की घात 6 हो गई और यहाँ 6 6 36। ठीक है, तो जब तीनों संख्याओं में करनी की घात बराबर हो गई, जब तीनों संख्याओं में करनी की घात बराबर है, 6 6 6 समान है, तो हम केवल ये संख्या देखेंगे कर्णीगत संख्या कौन सी बड़ी है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो वही सबसे बड़ी करनी होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी कर्णीगत संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी हमसे पूछी है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी हमें ये वाली दिखाई दे रही है 64, क्योंकि ये 25 है, ये 36 है, तो 64 सबसे बड़ी हो गई। अब ये 64 किसका मान निकल के आया, किसको सरल करने पे 64 आया, ये हमें इसको सरल करने पे आया। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या बराबर करनी की घात 2 4, ये हुआ। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या करनी की घात 2 4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पता कर लेंगे। ठीक, तो अब जो है इसके आगे जो भी सवाल होंगे वो अवरोही क्रम में भी पूछे जाएंगे या आरोही क्रम में भी पूछे जाएंगे, लेकिन अगर हमको ये पता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या किस तरीके से निकालेंगे तो हम उसे आरोही और अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने जो भी बताया है इसके बारे में, करनी के बेसिक रूप के बारे में बताया था, और सबसे बड़ी करनी कैसे ज्ञात करेंगे और सबसे छोटी करणीगत संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये भी बताया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है करणीगत संख्याओं से संबंधित जो सवाल होंगे, यानी कि किस किस टाइप के जो सवाल परीक्षाओं में आते हैं करनी के ऊपर, उन टाइपों के सवाल मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, क्योंकि विभिन्न टाइप के सवाल करणियों में के ऊपर भी आते हैं परीक्षाओं में, तो एक एक टाइप लेकर चलूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करनी के ऊपर जो है पहले टाइप के सवाल, जो परीक्षा में पहले टाइप के सवाल जो आते हैं उन्हें मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज जो बेसिक नॉलेज मैंने दी है करनी के ऊपर, इसको कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं करनी के महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।